एमए फाइनल के विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल के तृतीय प्रश्न पत्र में भाषा विज्ञान और उसकी परिभाषा पर विचार करेंगे। भाषा की परिभाषा से आपका परिचय मैं पिछले ई व्याख्यान में करा चुकी हूँ और हम इस क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए आज भाषा के अभिलक्षण या भाषा की विशेषता या उसकी प्रकृति पर विचार करेंगे। आपको विदित है भाषा क्या है, किसे कहा गया है और भाषा की सामान्य परिभाषा क्या हो सकती है। भाषा आदान प्रदान का माध्यम है जो बोला जाता है और सुना जाता है। अब आज हम भाषा के अभिलक्षणों पर विचार करेंगे और उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। यहाँ भाषा से आशय है मनुष्य की भाषा और अभिलक्षण से आशय है उसके मूलभूत लक्षण। किसी भी वस्तु के जो अभिलक्षण हैं वो ही उसे अन्य वस्तुओं से अलगाते हैं, पृथक करते हैं। जो भाषा मानव भाषा के जो अभिलक्षण हैं वो उसे अन्य प्राणियों की भाषा से पृथक करते हैं। अन्य प्राणियों की भाषा से तात्पर्य है मानवेतर भाषाएं, जैसे मधुमक्खियों की भाषा, पशु पक्षियों की भाषा, वृक्ष पेड़ पौधों की भाषा, डॉल्फिनों की भाषा आदि। तो मानव भाषा के अभिलक्षण क्या हो सकते हैं, उन पर हम आपको मैं हूँ कि लगभग 8-10 इसकी विशेषताएं या प्रकृतियाँ मानी जाती है। उसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है यादृच्छिकता। यादृच्छिक शब्द का अर्थ होता है जैसी इच्छा हो या जैसा माना हुआ हो। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है। भाषा में अर्थ किसी समाज विशेष के माने हुए या इच्छा के अनुसार ग्रहण किए हुए होते हैं, वो सार्वभौमिक नहीं होते। हमारी भाषा में किसी भी वस्तु या भाव का शब्द होता है, उसके पीछे कोई तर्कपूर्ण संबंध नहीं होता है। वह समाज की इच्छानुसार माना हुआ संबंध होता है, इसीलिए उसको यादृच्छिक कहा गया है। यदि ये सहज स्वाभाविक संबंध होता तो सभी भाषाओं में एक वस्तु के लिए एक ही शब्द होता और पूरी सृष्टि पर, पूरी दुनिया में एक ही भाषा होती। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। पानी के लिए सभी भाषाओं पानी का ही प्रयोग करती हैं। जो प्रत्यय है या मूल तत्व है वो पानी है, लेकिन वो प्रत्येक भाषा में अलग अलग उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि समाज विशेष के द्वारा या भाषा विशेष के प्रयोक्ताओं के द्वारा वो यादृच्छिक रूप से ही स्वीकृत होता है या माना हुआ होता है। जैसे कि अंग्रेजी शब्द में वाटर का प्रयोग होता है, फारसी में आप कहा जाता है और रूसी में वदा कहा जाता है, संस्कृत में जल कहा जाता है। यदि यादृच्छिक की विशेषता ना होती तो ये शब्द एक ही होता, एक ही वस्तु के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग कदापि नहीं होता। विभिन्न भाषाओं में सभी शब्दों में यह हम यादृच्छिकता पाते हैं। यह यादृच्छिक शब्द के स्तर पर भी है और व्याकरण के स्तर पर भी है और वाक्य रचना के स्तर पर भी है। यथा अंग्रेजी में कर्ता कारक के लिए किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जबकि हिंदी में कर्ता ने शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए राम ने मोहन को मारा, जबकि अंग्रेजी में राम स्लैप्ड मोहन। यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं है। तो ये माने हुए होते हैं, स्वीकृत किए होते हैं। यही भाषा की यादृच्छिकता होती है और ये थोड़ी बहुत अन्य भाषाओं में भी, अन्य मानवेतर भाषाओं में भी प्राप्त हो सकती है। भाषा की जो दूसरी अभिलक्षण है या दूसरी प्रकृति है वो है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता अर्थात भाषा का सृजन किया जा सकता है और भाषा का सृजन एक दिन में नहीं होता, ये अनवरत और एक दीर्घ प्रक्रिया है। भाषा में शब्द और रूप तो प्राय सीमित ही होते हैं।
एक जो मूलभूत व्याकरणिक ढांचा होता है, वर्ण और स्वर और व्यंजन होते हैं, वो भी सीमित होते हैं। लेकिन उन्हीं सीमित शब्दों और रूपों के आधार पर हम नित नए वाक्यों को बना लेते हैं, असीमितता के साथ उनका सृजन करते हैं और उन्हीं सीमित रूप और शब्दों के आधार पर हम अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार सादृश्य के आधार पर नित्य नए असीमित वाक्यों का सृजन करते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। हम ऐसे अनेकानेक वाक्यों का प्रयोग रोजाना अपने बोलचाल में भी करते हैं और लेखक, विचारक आदि लिखने में भी करते हैं। मजे की बात तो ये होती है कि वाक्य के नए होने पर भी श्रोता को उन्हें समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। सृजनात्मकता अर्थात भाषा में कम शब्द और कम रूप के आधार पर भी उसकी जो सृजनात्मक क्षमता है वो असीमित है और हम भाषा के द्वारा कमाल का सृजन किया जा सकता है। वक्ता और श्रोता दोनों की ही भाषिक क्षमता इसमें अपनी अपनी होती है और उसी के परिणाम स्वरूप वक्ता नित्य नए वाक्यों का प्रयोग कर भी लेता है और श्रोता उन्हें समझ भी लेता है। जैसे हम, मैं, वह, तुम, बुलवाना, ये 4 शब्द ही हैं, लेकिन इन 4 शब्दों के द्वारा हम कई वाक्यों का सृजन कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, मैंने उसे तुमसे बुलवाया, मैंने तुम्हें उससे बुलवाया, उसने मुझे तुमसे बुलवाया और उसने तुम्हें मुझसे बुलवाया। अर्थात भाषा की सृजनात्मक शक्ति मैं, वह, तुम और बुलवाना, इसमें ये 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों से हम एकाधिक वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं और वो भिन्न भिन्न अर्थ भी प्रकट करते हैं। किंतु ऐसी सृजनात्मकता भाषा की जो एक क्षमता है वो मानवेतर भाषाओं में नहीं होती है। अन्य जीव जंतु अपनी भाषा में इस तरह का सृजन नहीं कर सकते हैं। वे दोहरा तो सकते हैं, लेकिन नया जो उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, वो मानव भाषा में ही है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भाषा का तीसरा अभिलक्षण है अनुकरण ग्राह्यता। मानव भाषा समाज विशेष से अनुकरण द्वारा ही सीखी या ग्रहण की जाती है, अर्थात भाषा अनुकरण के द्वारा ही आती है। कोई भी व्यक्ति जन्म से भाषा नहीं जानता है। माँ के पेट से कोई भी बच्चा भाषा सीखकर नहीं आता है। किंतु अन्य जो जीव जंतु होते हैं वह अपनी भाषा समाज से नहीं सीखते, बल्कि उनकी जो भाषिक क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। लेकिन मानव भाषा में ये विशेषता नहीं है। अनुकरण ग्राह्यता ही एक ऐसा कारण है जो एक व्यक्ति अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी अनुकरण से सीख लेता है, लेकिन अन्य जंतु नहीं सीख सकता। इस तरह से मानव भाषा आनुवांशिक नहीं होती है। जैसे पशुओं में बोलियां होती है, चिड़िया का बच्चा चिड़िया की भांति बोलेगा और वैसा ही बोलेगा। लेकिन मनुष्य है, यदि कोई हिंदुस्तानी है, भारतीय है, तो चाहे तो वो एकाधिक भाषाएं अपनी क्षमता के अनुसार सीख सकता है, बोल सकता है और प्रयोग कर सकता है। तो ये अनुकरण के द्वारा हुआ है। भाषा के इस अभिलक्षण को कुछ अन्य नामों से भी पुकारा गया है, यथा सांस्कृतिक प्रेषणीयता भी उसको कहा गया है, क्योंकि संस्कृति के साथ साथ उसके एक अंग रूप में भाषा भी सीखी जाती है। भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग होती है, आप ये सभी जानते होंगे। तो अनुकरण ग्राह्यता अर्थात भाषा अनुकरण से जानी जाती है, ये आप समझ चुके होंगे। यथा कि जैसे मनुष्य का बच्चा है, यदि हिंदुस्तानी बच्चा है और उसको जन्म के साथ ही जैसे ही वो कुछ समझने लगता है उसे अंग्रेजों के बीच में रखा जाएगा तो अनुकरण के द्वारा वो अंग्रेजी भाषा सीख लेगा। दक्षिण भारतीय बच्चे को यदि उत्तर भारत में रखा जाएगा और वो जैसी भाषाएं जैसे शब्द सुनेगा, बच्चा अनुकरण से उसी भाषा को ग्रहण कर लेगा। ये मानव भाषा की एक प्रमुख विशेषता है। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थी हम कि अगली विशेषता होती है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता से तात्पर्य है कि मानव भाषा परिवर्तित होती है, यद्यपि ये परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है।
मानवेतर जीवों की भाषा परिवर्तनशील नहीं होती है। उदाहरणार्थ, कुत्ते पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार की अपरिवर्तित भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं, किंतु मानव भाषा हमेशा परिवर्तित होती रही है। संस्कृत का जो काल है, संस्कृत काल का कर्म है प्राकृत का कम हो गया और आधुनिक काल में वह काम हो गया है। अर्थात भाषाएं दीर्घ अवधि में परिवर्तित भी हो जाती हैं, शब्दों के अर्थ भी घिस जाते हैं और नवीन अर्थ भी ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से चिर परिवर्तनशीलता भी मानव भाषा को अन्य जीवों की भाषा से अलगाती हैं, पृथक करती हैं। इस अंतर का प्रमुख और मुख्य कारण है मानव भाषा का अनुकरण ग्राह्यता, जबकि अन्य भाषाएं आनुवंशिक होती हैं। परिवर्तनशीलता के बाद में एक और अभिलक्षण है जो हम भाषा का पाते हैं, वो है विविधता। मानव भाषा का स्वरूप ऐसा नहीं है जो पूरा अविच्छिन्न रूप से एक ही हो, अर्थात वह तत्वतः कई घटकों और इकाइयों में विभाज्य होता है। अर्थात विविधता, उसका बंटवारा रहता है, विभाजन रहता है। उदाहरण के लिए, वाक्य एकाधिक शब्दों से बनता है, शब्द एकाधिक ध्वनियों से बनता है, तो ये बहुघटकता हो गई। यह बहुघटकता, अविच्छिन्नता या विविधता कई इकाइयों में विभाज्यता अन्य जीवों की भाषा में नहीं मिलती है। अर्थात जितनी व्याकरणिक संरचना हमारी भाषा में मिलती है, मानव भाषा में मिलती है, वो अन्य जीवों की भाषा में नहीं मिलती। ये इसकी एक महत्वपूर्ण इसका फिगर है, इसकी विशेषता है। उदाहरण के रूप में कह सकते हैं, बहुत से नर जीव यदि मादा को ये बतलाना चाहते हैं कि वे उसका सानिध्य चाहते हैं, तो एक विशिष्ट प्रकार का ध्वनि संकेत करते हैं, जबकि मानव वाक्यों द्वारा प्रयुक्त कुछ भी वो बोल सकते हैं, अपने भावों और विचारों को और इच्छाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ध्वनियों के संकेत के माध्यम से भी और शब्दों और वाक्यों के माध्यम से भी। इस तरह एकाधिक इकाइयों से बना होना विविधता केवल मानव भाषा का ही लक्षण है। द्वैतता, अर्थात भाषा में द्वैतता होती है, वो दो स्तरों पर होती है। भाषा में किसी भी वाक्य या उच्चार को ले तो वो उसके दो स्तर होते हैं। एक स्तर की इकाइयां सार्थक होती हैं, तो दूसरे स्तर की इकाइयां निरर्थक भी होती हैं। इन दो स्तरों की स्थिति को ही द्वैतता कहा गया है। इन इकाइयों में सार्थक इकाइयों को रूपिम कहते हैं। रूपिम से तात्पर्य है शब्द, धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक चिन्ह आदि। उदाहरण के लिए, बंदर ने फल तोड़े। इस वाक्य में बंदर, ने, फल, तोड़ प्लस ए, ये 5 सार्थक इकाइयां हैं या रूपिम हैं। अब दूसरे स्तर की इकाइयों में है जिनसे कि ये सार्थक बनी है। ध्वनियों से तात्पर्य है कि जो बंदर शब्द है उसमें 6 ध्वनियां होती हैं, और आप व्याकरणिक स्तर पर शब्दों का विच्छिन्न करना या उसको ध्वनियों में बांटना जानते ही होंगे। ब प्लस ए प्लस न प्लस द प्लस आ प्लस र, ये 6 ध्वनियां हैं, और इन ध्वनियों का अपना कोई अर्थ नहीं निकलता है। यदि हम इनको टुकड़ों में कर दें, विच्छेद कर दें इनका, तो कोई भी अर्थ नहीं निकलता, किंतु ये आपस में मिलकर के सार्थक इकाइयों का निर्माण करती हैं। तो भाषा की ये जो द्वैतता है, एक स्तर पर सार्थक होती है और दूसरे स्तर पर निरर्थक होती है, इस ढंग से स्पष्ट होता है। इस प्रसंग में यह ध्यान देने योग्य बात है कि ये ध्वनियां अपने आप में निरर्थक हैं। बंदर शब्द है, ये मिलकर के अर्थ देता है, लेकिन यदि इसका ध्वनियों में बांट दिया जाए और जो 6 ध्वनियों से निर्मित हुआ है उनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, वे निरर्थक हैं। किंतु ये अर्थभेदक भी होती हैं। उदाहरण के लिए, क और घ ध्वनियों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, किंतु कोड़ा और घोड़ा में अर्थ का भेद या अंतर घ और च के कारण ही होता है। अर्थात कितनी सूक्ष्मता से भाषा का द्वैत स्तर समझाया गया है, जो सार्थक है, रूपिम और निरूपिम
के स्तर पर। दूसरा, जो क और घ अलग अलग ध्वनियाँ हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये ध्वनियाँ भिन्न भिन्न शब्दों का निर्माण करती हैं और उन शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। तो इसको कहा जाता है कि अर्थभेदक ध्वनियाँ भी हो गई हैं। पहले स्तर की इकाइयों को रूपिम कहा जाता है और उसी तरह दूसरे स्तर की इकाइयों को भाषा विज्ञान में स्वर्निम कहते हैं, जिसे यहाँ सरलता के लिए ध्वनि भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, आगे की विशेषताओं पर हम अगले ई व्याख्यान में विचार करेंगे और उनको समझेंगे। जब तक आप इन्हें पढ़ें, दोहराएं। धन्यवाद।